शांति और मानवता के साथ साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मानवर कांसीराम साहब, बाबू जगजीवन राम जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते। तो इतिहास बनाने के लिए देश के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर 1935 से पहले वोट डालने का अधिकार केवल 3 तरह के लोगों था। एक, जो लोग इनकम टैक्स पे करते थे उनको वोट डालने का अधिकार था। दूसरा, जो बड़े जमींदार रजवाड़े थे उनको वोट डालने का अधिकार था। और तीसरा, जो ग्रेजुएट थे उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन देश में मनुस्मृति के चलते देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। देश में शूद्रों अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। उनको व्यापार करने का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वो व्यापारी भी नहीं बन पाए। और वही व्यापारी नहीं बन पाए तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। और इसके साथ साथ उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, इसीलिए वो लोग जमींदार नहीं बन पाए। तो इस देश में 1935 से पहले मुश्किल से 5% लोग, यानी कि 100 में से केवल 5 लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1930 में, 1931 में, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेज सरकार को यह मानने के लिए मजबूर किया कि आपको वोट देने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, केवल बड़े जमींदारों को नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वह मजदूर हो या किसान हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। इतने मुश्किल से 1935 के अधिनियम के तहत भारत के लोगों को वोट का अधिकार मिला। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर 14-14 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था। फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने, तब वो लोग सोशल सिक्योरिटी वो लेकर आए, ESI का बेनिफिट लेकर आए और उसके साथ साथ PF का बेनिफिट लेकर आए। 14 घंटे से घटाकर काम के घंटे 8 निर्धारित किए। पहले कोई न्यूनतम मजदूरी तय नहीं थी, लेकिन न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया और लैंड रिफॉर्म का कानून बनाया, सिंचाई की योजनाएं बनाई। कितने मुश्किल से ये अधिकार मिले। लेकिन क्या आपके अधिकार सुरक्षित हैं? आपको समझना पड़ेगा, जब संविधान की प्रक्रिया चली, संविधान बनाने की जिम्मेदारी संविधान सभा के लोगों को मिली, तो टोटल 18 समितियां थी। संविधान बनाने की समितियां 18 थी। 18 में से 13 समितियों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी थे। तो देश के तमाम वर्गों के लोग, तमाम सभी जाति, सभी धर्मों के लोग संविधान सभा के मेंबर थे। और सभी जाति धर्मों के लोगों को लेकर जो संविधान सभा बनी, उसमें से 18 समितियां बनी। अलग अलग तरीके से संविधान के निर्माण पे काम हुआ। और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, उनमें से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। उन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और दुनिया के संविधानों को पढ़ने के बाद भारत की स्थिति को जांचा परखा। चूंकि भारत के अंदर 6743 जातियां हैं, अनेकों जातियां के साथ साथ अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेकों संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। भारत में हर 50 किलोमीटर के ऊपर लोगों की भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। ऐसे भारत को
जो आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, ऐसे भारत को एकजुट करके एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाना बेहद मुश्किल था। लेकिन हमें और आपको गर्व करना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और उसके बाद भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने पूरे भारत की 562 रियासतें ही नहीं, पूरे भारत को, विभिन्न संस्कृतियों वाले, विभिन्न जाति धर्म वाले देश को एकजुट करके एक सशक्त भारत का निर्माण किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को लगे, सबको वोट का अधिकार मिला, सब लोग सरकारें जनता चुनने लगी। लेकिन इस बीच एक ऐसा दौर आया 2014 के बाद जो एक फर्जी मॉडल था, गुजरात मॉडल। वो गुजरात मॉडल जिसमें गरीब लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, वो गुजरात मॉडल जिसमें गरीब लोग अपने लोगों का इलाज नहीं करा सकते, एक फर्जी मॉडल बनाया गया। इसी रामलीला मैदान के अंदर एक फर्जी आंदोलन की शुरुआत की गई, भ्रष्टाचार खत्म करने का आंदोलन। एक्चुअली वो आंदोलन भ्रष्टाचार खत्म करने का नहीं था, वो आंदोलन कोई अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन था आरएसएस, बीजेपी का, कांग्रेस को, यूपीए सरकार को बदनाम करके खत्म करने का। क्योंकि उन्होंने 3 फर्जी केस बनाए, एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, दूसरा कोल ब्लॉक घोटाला और तीसरा कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन हुआ क्या, इनकी खुद की जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और इन्होंने, कोर्ट ने खुद कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तीनों घोटाले जो बनाए गए थे फर्जी, जिससे कांग्रेस की, यूपीए की सरकार को बदनाम किया गया था, तीनों के तीनों घोटाले फर्जी साबित हो गए। इन्होंने नारा दिया था काला धन वापस आएगा, आज काला धन 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कहां है वो अन्ना हजारे? इसका मतलब देश के साथ धोखा हुआ। और अब तो धोखा इस हद तक है, आपकी वोट की चोरी हो रही है। जनता जब किसी सरकार से परेशान होती है तो जनता चाहती है कि अपने वोट के माध्यम से इस सरकार को बदलो। लेकिन जब आपकी वोट की चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है, टाइम क्लॉक क्यों है? क्योंकि चोर आपकी वोट की चोरी करवानी है। पूरी प्लान के तहत किया गया है। तो साथियों, अंत में चूंकि वक्ता बहुत ज्यादा है, मैं अपनी वाणी को खत्म करने से पहले एक बात और कह दूं कि भारत की वो सरकार जो एक समय कांग्रेस के नेतृत्व में चली, जिसने सैकड़ों पीएसयूज बनाए, एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, देश का निर्माण किया, आज एक एक करके सब बेच दिया, सारे पीएसयूज बेच दिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपका एजुकेशन का खर्चा 15 लाख से लेकर 50 लाख के बीच, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, लॉ कॉलेज से लाखों रुपया चाहिए, सरकारी कॉलेज से लाखों रुपए किसके पास हैं डिग्री कराने के लिए? हमारे लोगों को पढ़ाई का खर्चा महंगा करके हमारी पढ़ाई छीन ली गई है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स कर दिया, सरकारी नौकरी सब ठेकेदारी प्रथा में दे दी। इस तरीके से देश की जनता पे हमला हुआ है। यह केवल वोट की चोरी नहीं है, यह पूरे सरकार की चोरी है। यह देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, यह देश के संविधान को खत्म करने की साजिश है। मैं लास्ट में बस एक निवेदन करूंगा, ये जो रैली है वोट चोर गद्दी छोड़, यह केवल कांग्रेस की रैली नहीं है, इस देश की जनता की, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की रैली है। इसमें पूरी ताकत लगा दो, गांव-गांव में बूथ पे संगठन का निर्माण कर दो। हम इस देश के अंदर से इस तानाशाह सरकार को काट फेंकेंगे, संविधान को बचाएंगे, देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे। वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जोहार। धन्यवाद राजेंद्र गौतम जी, बहुत विस्तार से अपने आपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित करता हूं महिला अध्यक्ष हमारी बहन अलका लांबा जी को कि आए और अपने विचार रखें। भारत माता की वंदे वंदे। वोट चोर, वोट चोर। मैं देश के कोने कोने से आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिपाहियों को कहना चाहती हूं, कुछ ही समय में हमारे न्याय योद्धा, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी जी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, प्रियंका गांधी जी, हमारी वायनाड से सांसद केसी वेणुगोपाल जी, नाम लेने से डरते नहीं है। हम दो हमारे दो ने इस देश में जो लूट मचाई है उसे रोकने का काम कांग्रेस का एक एक सिपाही करने जा रहा है। आज महिला कांग्रेस की तरफ से कहना चाहूंगी, देश की आधी आबादी भी
बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए एक वोट के अधिकार को छीनते हुए देखकर चुप घरों में नहीं बैठी, वो आज इस मैदान में आई है। मैं आप सभी से कहूंगी, आज ये सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, चुनाव आयोग गणेश कुमार, कान खोलकर सुन लो, हम संविधान में मिले उस लोकतांत्रिक एक वोट के अधिकार को किसी कीमत पे छीनने नहीं देंगे। हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें क्यों ना देनी पड़े। आज देश एक बार फिर से पुकार कर रहा है, देश के लोगों से, आज किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, युवा बेरोजगार हो, मेरी आदि आबादी महिलाएं हो, आज अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर देश के कोने कोने से आप आई हैं। आज इस सरकार को समझ आ जाना चाहिए, जो कहते हैं कांग्रेस हाशिए पे चली गई, कांग्रेस खत्म हो गई। आज अगर मीडिया में दम होगा तो मीडिया इस मैदान और मैदान के बाहर, और जो लोग नहीं आ पाए वो अपने अपने राज्यों की राजधानियों में सड़कों पर निकले हुए हैं। हिम्मत हो तो मैंने कहूंगी, सच्चाई को दिखाना होगा, सच्चाई को दिखाना होगा। एक ही नारा कहूंगी, पहली लाइन मेरी होगी, दूसरी लाइन आपकी होगी। देखना होगा किसकी आवाज में कितना दम है। तैयार हैं? तैयार हैं? आप सभी से कहूंगी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी लोकसभा राज्यसभा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोगों को भी बिना डरे दो चीजें सबके मन में डाल दी गई है, चाहे अग्निवीर के नाम पर तमाशा हो रहा हो, बेरोजगारी के नाम पर व्यापारियों को डर उनके दिलों में बिठा दिया गया है, डर बिठा दिया गया और उन्हें चुप कर दिया गया है। हम बहुत से लोगों को मिलते हैं, उन्हें डरा कर चुप करा दिया गया है। आज आपके बाहर निकलने से उनका डर निकलेगा और उनकी चुप्पी तोड़ेगी और हमें ताकत मिलेगी इस देश को। अब पहली लाइन मेरी अंतिम आपकी होगी, सरफरोशी की तमन्ना। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर, सरफरोशी की तमन्ना। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बधाई देते हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के लिए, बधाई देते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कामयाबी के लिए, बधाई देते हैं वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी के लिए। और ना जाने अभी कितनी यात्राएं ये गांव, ये शहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस रामलीला मैदान से हमें निकलकर हर गांव, हर शहर पहुंचना होगा और पंक्ति में खड़े अंतिम मजदूर, किसान, दलित, महिला को हमें ताकत देकर हाशिए से केंद्र में लाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अलका जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के विपक्ष में नेता असेंबली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और आपके सामने अपने विचार रखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी आए हुए साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, देखिए आज कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब के और राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में ये रैली की है। क्यों की है, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? आप सबको मालूम है, चुनाव हुए, एक के बाद एक चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी ने हर प्रदेश के बारे में, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, ये साबित कर दिया कि वोटिंग ईमानदारी से नहीं और यहाँ का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। तो ये वोटिंग का अधिकार, मतदान का अधिकार, हर व्यक्ति को बराबर की वोट मिले, ये बड़ी भारी कुर्बानी से मिली।
देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी हमारे बुजुर्गों ने और कितनी कुर्बानियां दी। बहुत सारों को तो हमारे को नाम और गांव भी पता है, लेकिन लाखों आदमी ऐसे हैं जिनके ना गांव का पता ना नाम का पता। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के बाद देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा में एक संविधान बना देश का और संविधान ने सबको बराबर का मत का अधिकार दिया। आज सवाल उठ गया है देश में कि जो हमारा मत का अधिकार है उस पर डाका मारा जा रहा है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है, उसके ऊपर ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये सारी तफसील में तो राहुल गांधी जी आएंगे, खड़गे साहब आएंगे, वो सब तफसील में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं सारी पार्टी को, राहुल जी को भी, कि भाई आम आदमी, हम गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मशीन से पीछा छुड़ा लो। तो जब तक बैलेट पे बड़े बड़े देश जो हमारे से एडवांस देश हैं, जर्मनी, उन्होंने कोर्ट ने फैसला किया कि भाई मैनिपुलेशन हो सकती है, इस वास्ते बैलेट पेपर पे कराओ। तो ये आज समय है, ये पूरे देश में एक आंदोलन चलाएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में कि हम निष्पक्ष चुनाव हो और ये जो सरकार बनी है मैनिपुलेशन से, वोट चोरी से, इन सरकारों से पीछा छुड़ाना है। तो सारे देश को, सब धर्मों को, सब जातियों को एक होकर लड़ना है। राहुल गांधी जी ने बहुत इस मुद्दे को उठाया है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि राहुल जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को बड़े जोर शोर से चलाना है और पूरे देश में चलाना है। आप जितने साथी आए हैं अपने गांव-गांव में संदेश लेके जाएंगे, जो राहुल जी कहेंगे, यहाँ खड़गे साहब कहेंगे और हमारे शीर्ष नेता कहेंगे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ और पूरा भरोसा रखता हूँ कि आप सब पूरा बढ़ चढ़ के साथ लेंगे। दोगे ना? मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद हुड्डा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी से आए और अपने विचार रखें। उदयभान जी। जय हिंद, जय हिंद। आज इस मंच पर उपस्थित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, सांसदगण, प्रदेश अध्यक्षगण, विधायकगण और देश के हर कोने से आए हुए कांग्रेस के साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो वोट चोरी का नारा उन्होंने बिहार के सड़कों पे उठाया, उस वोट चोरी की गूंज हमने सदन के अंदर हमने सुनी, पूरे देश भर ने सुनी कि किस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, किस प्रकार से चुनाव आयोग भाजपा सरकार का एक कठपुतली बन चुका है। और इसीलिए आज हम सब दिल्ली के इस राजधानी में आए हैं राहुल गांधी जी के हाथ को और मजबूत करने के लिए, देश की आवाज को और मजबूत करने के लिए कि वो चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर उनको लगता है कि वो हर दिन हर महीने चोरी कर पाएंगे तो उनके चोरी को पकड़ने के लिए हर बूथ में, हर गांव में, हर ढाणी में लड़ाई लड़ेगा हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज सदन में हमने देखा कि भाजपा सरकार समझती थी कि वंदे मातरम के ऊपर भाषण होते हुए वो कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करेगी, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से जब हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी जब सदन में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी की इतिहास हमने जब भाजपा को सुनाई तो भाजपा का मुंह बंद हो गया। हमने सदन के अंदर यह भी देखा कि जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब खड़े हुए, आंख से आंख मिलाकर उन्होंने अमित शाह जी को कहा कि अमित शाह जी, मेरे 3
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर हो जाए एक बहस, हो जाए एक चर्चा, तो जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह जी को ललकारा तो अमित शाह जी भी हड़बड़ा गए। अमित शाह जी भी राहुल गांधी जी के उस चैलेंज को, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। आज हमें बात समझनी है, जो बात सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने सबको कही कि ये जो वोट, ये हमारा अस्त्र है, ये वोट हमारी आवाज है। अगर जब किसान, जब वो अपना मजदूरी को लेकर, अपने किसान को लेकर, हमारे जो खाद्य जो आज बहुत पैसों में खरीदना पड़ रहा है, जब उसके साथ ये बेवफाई होती है तो वो अपनी आवाज कैसे उठाता है? वोट के द्वारा। जब बेरोजगार युवा, जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करता है? वो वोट के द्वारा। वे महिला जिस पर अत्याचार होता है, वो महिला अपना गुस्सा कैसे दिखाती है? वो वोट के द्वारा। तो इसीलिए अगर लोकतंत्र में हमारे किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, गांवों की, विभिन्न प्रांतों की अगर आवाज उठानी है तो उनका आवाज होता है वो वोट। और इसीलिए ये भाजपा ये समझती थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे। जब देखा कि 400 पार उनका सपना विफल हो गया, लोग उनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने ये वोट चोरी शुरू की। वोट चोरी इसलिए शुरू की क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के बाद वो हरियाणा हारने वाले हैं, हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वो बिहार हारेंगे, और बिहार हारने के बाद उनकी केंद्र सरकार चली जाएगी। और सिर्फ जब देखा कि हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, बिहार हारेंगे, तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। वोट जो हमारा लिस्ट है वो फर्जी वोटर लिस्ट निकालने की शुरुआत की। इलेक्शन के बीच 10,000 रुपए फैलाने की बात की, और केंद्र निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमित शाह जी के एकदम खास ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कुर्सी पर बैठाया, और ताकि कोई भी उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, इस प्रकार से एक नया कानून लेके आए हैं। और इसीलिए लोगों, आज हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, अगर ये 3 निर्वाचन में अगर हम पीछे हो गए तो हम कमजोर हो गए। नहीं, हमारी वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हमने त्याग किया, बलिदान किया, और इसीलिए आज भी हम लोगों की आवाज बनते रहेंगे। हम राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से प्रेरणा लेते हुए हम आगे जाएंगे। मैं सभी दूर से आए हुए, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर पूर्व और पश्चिम से सभी को अपना विनम्र नमस्कार देते हुए मैं यहीं पर अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। साथियों, प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में हैं। जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और एक नजर इस मंच के सामने जरूर दौड़ाइए। ये हिंदुस्तान के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के दस्तखत हैं। ये दस्तखत गवाह हैं इस बात का कि वोट चोरी की जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई, हिंदुस्तान का एक एक जन दस्तखत देकर, दस्तखत कर कर ये कागजात जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जमा करवाएंगे चुनाव आयोग में, ताकि उनकी आंख नाक कान खुले। अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान की वीर भूमि से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। और ये भी अनुरोध करूंगा सब साथियों से कि थोड़ा संक्षिप्त में बोलें। परमादरणीय प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सम्मानित हमारे मंच पे विराजमान नेतागण, सम्मानित कांग्रेस के वो हमारे बब्बर शेर जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में यहाँ अलग जगह ने आए हैं, यहाँ एक संदेश देने के लिए आए हैं कि 2029 हमारा होगा,
कांग्रेस का होगा और हमारा नेता राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे मोदी जी ने पहला चुनाव झूठ के बुनियाद के ऊपर टिका है, झूठे जुमले देने का काम किया। दूसरा चुनाव उन्होंने हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके लिया। और तीसरा चुनाव दावे के साथ कह सकते हैं कि वोट चोरी के आधार के ऊपर इस वोट को चोर करके इन्होंने सत्ता हासिल का काम किया है। आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये हमें डराना चाहते हैं। हम कांग्रेस के वो सिपाही शेर हैं जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में न डरेंगे न धमकेंगे, इस मोदी को हटा के रहेंगे। ये मैं निवेदन करने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार वोट चोरी करके महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, सत्ताएं लूट ली, पैसे ले लेके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा पैसे लेके हमारी सरकारें गिरा दी, लेकिन वो कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ है हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता के आह्वान के ऊपर। अब हम बता देना चाहते हैं प्रियंका जी, आने वाला समय कांग्रेस का होगा, हमारा होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हमें डरा सकेगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं राहुल गांधी जी के कितनी बार, लेकिन लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी का सामना अमित शाह और मोदी नहीं कर सके हैं और न कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान में आपका नेतृत्व में 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया दोतासरा जी। रामलीला ग्राउंड का ये ऐतिहासिक ग्राउंड गवाह है कि इस देश में एक नया संकल्प और एक नया उद्गार लेकर राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथी यहाँ मौजूद हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, एक ऐसे नौजवान जो अहीरवाल की धरती से आते हैं और असीम मेहनत से कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह जी। बहुत ही आदर के योग्य हमारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, सम्माननीय संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, सम्मानित मंच जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व जो आज विराजमान है, देश के कोने कोने से आए हुए सम्मानित साथियों, आप लोग जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हरियाणा के दर्द को समझा, हरियाणा की पीड़ा को समझा और जो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने जो बात रखी कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख वोटों की चोरी की है, हरियाणा में हर 8वां वोट फर्जी था, उस चुनाव बात को लेकर के हरियाणा के हर कोने कोने में साथियों हम लोग गए हैं। लोगों में भारी रोष है इस बात का और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी के प्रति लोगों के मन में एक श्रद्धा है और उसी बात को प्रकट करने के लिए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग पूरे देश से जितने अंदर हैं इससे कई गुना बाहर खड़े हुए हैं। साथियों, आज इस महारैली ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके जो साठगांठ करके, ईवीएम में गड़बड़ करके, कई वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके जो धांधली की है, हरियाणा में जो अवैध सरकार बनाई है, आज प्रत्येक देश का नागरिक चाहता है सरकारें भंग होनी चाहिए और देश का नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथ में होना चाहिए और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी देश के लोगों की, गरीब की, किसान की सेवा कर सके। इसीलिए हम कहने आए हैं, हम अपनी तरफ से, हरियाणा के भाइयों की तरफ से कांग्रेस पार्टी का आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय संविधान, जय हरियाणा, जय कांग्रेस, जय भारत। शुक्रिया राव साहब। दोस्तों, आपके उत्साह के लिए, आपके जोश के लिए
इस मंच की ओर से राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। एक नारा जरूर लगा दीजिए, कांग्रेस पार्टी। थोड़ा और जोर लगाइए, कांग्रेस पार्टी। और अब मैं अनुरोध करूंगा एक ऐसी युवा और तेज तर्रार सांसद ज्योति मनी जी से, जो तमिलनाडु से आती हैं और जिनकी पैनी आवाज लगातार संसद में भाजपा के षड्यंत्र को चीर देती है। ज्योति मनी जी। Yeah, I speak in English. Honorable Congress President and the Parliamentary Party Chairperson, our Leader of Opposition, Rahul Gandhi ji, and Priyanka Gandhi ji, General Secretary Organization, K.C. Venugopal ji, and all the respected senior leaders, and my brothers and sisters, good afternoon to all. I just like to make very few points how Election Commission is completely sided with the BJP and destroy the foundation of Indian democracy. The Rahul ji is the first and only leader in the country who fight against this Election Commission, fight against this SIR, is still fighting against the brutal fascist regime of BJP. We are here to support him. I would like to quickly make 3-4 points how Election Commission is completely manipulating the process. Any free and fair election, voter list is the basic thing. Rahul ji already explained to all of us, the entire country, how election is manipulated through voter list. I make only 3 valid points. The point number 1, generally, whenever the election happens, Election Commission have the habit of releasing the voter list once in a year. In New India, in the new Election Commission, now the electoral roll has been revised every 3 months. That means 4 times in a year. It's very difficult for any political party, any political organization to go behind the voter list for every 3 months. So we are unable to check every 3 months in the voter list. BJP and the Election Commission slowly adding fake voters in the voter list every 3 months. So in the end of 3 years, 4 years, they have ordered considerable voters of lakhs of fake voters in the voter list. Secondly, whenever we see the voter list, we all know how elections are conducted. Many of us are contesting election continuously. Earlier voter rolls, there will be subsequent numbers. The family members' name has been in the subsequently added in the voter list. First father name, mother name, daughter name, son name, it comes like this. Then next family start. Now the currently, father name is in the serial number 802, mother name is in the serial number 505, daughter name is in the serial number 402, and son name is in the serial number 550. So in this process, it's very, very difficult for any political parties, booth agents, especially in urban areas, to figure out which family voter list fills which serial number. So this gives added advantage to BJP to manipulate the election, especially in the urban constituencies. I strongly, firmly believe that is why BJP strike rate in the urban constituencies is very, very high. Third point is they are deleting the CCTV footage in 45 days. There is also a grievance redressal. For a candidate have any problem in the election result, they can go for appeal within 45 days. For a candidate going for a grievance appeal on 43rd day. So they are going to the court. The case will be dragging forever. But for 45th day, the CCTV footage gets destroyed. Election Commission has making the mockery of entire process of grievance redressal because they do not want to any candidate to contest the free and fair elections. And fourthly, so the Election Commission, BJP with the help of Election Commission has rightly pointed out, they have an army of
people across India, maybe few lakhs people in my view. So they are going every election and every state, they are voting for the Bharatiya Janata Party. They are not necessarily from that state or in that booth. So this is how the entire system has been completely manipulated. We are here to fight this manipulation. Each and every Congress workers of this country will stand firmly behind Rahulji and fight this election commission, fight this corrupt practices of election, fight this SIR and free this country from BJP. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मणिपुर एक ऐसा प्रांत है, हमारा अभिन्न अंग, जिसने लगातार बीजेपी के षड्यंत्र का प्रकोप सहा है। मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद्रा जी हमारे बीच में हैं। देश के एक दूसरे कोने से जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेघचंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आएं और मणिपुर की पीड़ा को आपसे साझी करें। मेघचंद्र जी। Honorable AICC President, Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, Honorable Madam Priyanka Gandhi ji, Shri Honorable K.C. Venugopal ji, and all the dignitaries who are here in the dais, and all the people coming here from all the states and Union territory, really vote चोर, Rahul Gandhi ji का vote चोर, vote theft. In fact, it is a looting the nation, it is undermining the democracy, it is undermining the constitution of India. Now, even in Manipur also, Manipur भी चोर गया। मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल है, अभी हमारा जनता लोग का पूरा प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। हमारा मणिपुर का अभी IDPs, डिस्प्लेस पीपल अभी रिलीफ कैंप में है। हमारा स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं है। सारे हमारा स्टेट में भी वोट चोर का बहुत होता है। सारे हिल डिस्ट्रिक्ट का भी वोट चोरी है, सारे बिहार का भी चोरी किया। हमारा वो जो बिहार का इलेक्शन के भी चोर गया, SRI को पूरा उसको मैनिपुलेट किया है, और हमारा पूरा इलेक्शन का पूरा वो इलेक्शन चोर करने के हमारा ये बीजेपी का सरकार पूरा डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए मोदी सरकार should stop vote chor, vote theft, and the voice of the people, the voice of India, the voice of Manipur, know this to shape our democracy, to shape our constitution. Our Rahul ji's voice is the voice of the people of India. So we need to save democracy, we need to save our constitution. So it's the right time to make voice and to down the BJP from India. Thank you. Jai Hind. थैंक यू मेघचंद्र जी। वैसे तो देश के हर कोने से साथी यहां आए हैं, पर दाएं हाथ को मैं देख रहा हूं कि झारखंड से जो झंडे को भगवान मानते हैं, हमारे ताना भगत समुदाय के साथी यहां कई बसों में आए हैं। विशेष तौर से हम उनका स्वागत करते हैं। अपना बिगुल वो साथ लेकर आए। बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं अनुरोध करूंगा एक और ऐसे नौजवान जिनकी आवाज जब गूंजती है तो किसान और मजदूर की पीड़ा उसमें उजागर होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी आए और अपनी बात कहें। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, सम्मानीय प्रियंका जी, और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देश भर से पधारे हुए तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आप सबने भाषण सुने। आज
लाखों के तादाद में यहां इकट्ठा हुए हैं देश की सरकार को समझाने के लिए, चुनौती देने के लिए कि लगातार 11 सालों से जिस प्रकार का वातावरण आपने बनाया देश के अंदर, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया है, अभी आगे चलेगा नहीं। मैं मानता हूं कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने आप सबको यहां पर बुलाकर एक शुरुआत करी है। ये लंबी लड़ाई रहेगी। 70 सालों से जिन संवैधानिक संस्थाओं को हमने पोषित किया, आज उनको जानबूझकर खोखला कर लोगों के वोटों के खिलवाड़ कर ये साबित करना चाहते हैं कि ताकत से, पक्षपात से ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, हमारे अड़ोस पड़ोस में चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, किसी भी देश को लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मानते। भारत को लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रणाली है, वो पक्षपात से ऊपर उठकर है। हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, उसे नेता, दल, विचारधारा से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश राहुल गांधी जी ने इतनी बार प्रमाण दिए कि वोट में घपला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक एक जांच भी स्थापित नहीं करी है। और हमें लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे को देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। आजादी से साथ साथ सबसे बड़ा वरदान जो संविधान ने हमको दिया है, हमारी वोट का दिया है। हर वोट की एक कीमत होती है। हम पहले अखबार में पढ़ते थे, निर्वाचन आयोग पहाड़ों में, रेगिस्तान में 3-3, 4-4 दिन जानवरों पर मशीनों को लाद कर ले जाते थे ताकि कोई एक वोट बच ना जाए। और आज क्या हो रहा है? लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है निर्वाचन आयोग को मनवाने के लिए। हम चाहते वोटर लिस्ट दे दे, वो नहीं दे रहे। एसआईआर देश में 12 राज्यों में हो रही है। सैकड़ों पीओ ने आत्महत्या कर ली है। ये बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव इनके ऊपर है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। अरे चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमने बहुत चुनाव जीते, 2-4 हार भी गए, आगे फिर जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस देश में जो सरकार काम कर रही है, ये विपक्ष के आवाज दबाने के लिए ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, सबको इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन हम सब, हमारी पार्टी की ताकत आज हमारे सामने खड़ी है। देश भर में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, नौजवान, बुजुर्ग, 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर इस संविधान को अपना सब कुछ मानकर आगे वाले रास्ते में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए पूरे सदन के अंदर इन बातों को रखा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। किसान हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस पे कोई चर्चा करना नहीं चाहता। सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। और दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग, जिसकी आस्था, जिसको हम सबको आस्था से देखना चाहिए, आज शक पैदा हो रहा है, सवालिया निशान उठ रहे हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा। इसलिए आज एआईसीसी ने हम सबको यहां पर एकत्रित किया है। ये लाखों करोड़ हस्ताक्षर हमारे सामने पड़े हैं। पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले समय में इस मुद्दे को कैसे सड़कों तक ले जाता है। हमने हस्ताक्षर करे हैं, सभाएं करी हैं पूरे देश में, और ये लंबी लड़ाई रहेगी। ये घमंड और अहंकार से राज करना चाहते हैं। हम अहिंसा से, प्यार से, मोहब्बत से सबको साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को समझना होगा, जवाब देना होगा। और जनता, 140 करोड़ लोग न्याय मांगते हैं, अपने वोट का अधिकार मांगते हैं। हम वोट कटने नहीं देंगे, धांधली होने नहीं देंगे। और आप हमारी ताकत हो, राहुल गांधी जी की ताकत बनकर आगे बढ़ते रहो। और आने वाले समय में हम लोगों को जनता सेवा का मौका देगी और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। आप सब लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आए, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राम राम साहब। शुक्रिया सचिन भाई। विक्रांत भूरिया जी जहां मेरी आवाज सुन रहे हों, वो यहां मंच पर आ जाएं, और इमरान प्रतापगढ़ी जी भी। मैं अब अनुरोध करूंगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, छात्र संघ, अनेकों भूमिकाओं में एक विशेष भूमिका कांग्रेस पार्टी के संगठन में निभाई, और
एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से उठे हुए एक साथी को कांग्रेस पार्टी ने इस बार जब बहुमत आया तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। यही कांग्रेस की ताकत है, यही राहुल जी और खड़गे जी की सोच है। आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। सम्मानित प्रियंका गांधी जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, देश भर से आए कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, आज से ठीक 77 साल पहले जब लोकतंत्र की स्थापना की जा रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी की सोच से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच से, महात्मा गांधी जी की सोच से जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, तो उस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत इस देश की जनता को वोट डालने की ताकत दी गई थी। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस वोट की ताकत को बचाए रखने के लिए अपना सरकारें और बनाई और गवाई भी। लेकिन पिछले 14 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई, जिन्होंने यहाँ लोकतंत्र को खरीदा, राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं, जिनका आपको इंतजार था। 2 नारे मेरे साथ लगाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक बार और हाथ उठाकर जोर से, राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुक्खू जी, आप कंटिन्यू करिए, मैं माफी चाहूंगा खलल के लिए। जिस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया, उस लोकतंत्र को खरीदने की किसी पार्टी ने कोशिश की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की है और वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की, वो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था, ये सिर्फ उस हिंदुस्तान की जनता के लिए दिया था जहां वोट की चोरी करके लोकतंत्र को खरीद करके सरकारें बनाई जाती है। आज इस महारैली में आने पर मैं देश के पूरे कार्यकर्ताओं का एक बार फिर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, जय हिंद कहता हूं। और इस ताकत के बल पर हम इस लोकतंत्र को बचाएंगे। और जो राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है वोट छोड़ गद्दी छोड़ का, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय जय भारत। साथियों, जैसा राहुल जी जब आए तो वो देख रहे थे, ये लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ से अधिक हिंदुस्तान के लोगों के दस्तखत हैं वोट चोरी के खिलाफ, जो गवाह हैं कि ये सरकार लोगों की वोट से चुनकर नहीं आई, चोरी से बनकर आई है। और अब एक ऐसे नौजवान जो गरीब आदिवासियों की आवाज पूरे देश में बुलंद करते, अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। सम्मानित मंच, साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये आपकी और मेरे से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। इसमें हर वर्ग को साथ में लड़ना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो। और ये वोट चोरी की लड़ाई सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है। जब जब लोकतंत्र को छन्नी करा गया है, तब तक हमारी जनता के अधिकार को छीना गया है। और ये लड़ाई हमें मिलकर लड़ना पड़ेगी, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते मैं अपनी पीड़ा बोलता हूं कि आज सबसे ज्यादा इस देश में किसी का शोषण हो रहा है तो हम आदिवासियों का हो रहा है। हम वनवासी नहीं हैं,
राहुल जी ने कहा था, हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। मेरे मंच पर राहुल जी बैठे हैं, हम सब लोग पूरी ताकत उनको देने के लिए आए हैं। यहां पर सामने बैठे हुए लोगों को मैं जानना चाहूंगा, राहुल जी से कितने लोग प्यार करते हैं, जरा हाथ उठाकर बताओ। राहुल जी की ताकत बढ़ाने के लिए हमें दोनों मुट्ठी के साथ आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक नारे के साथ मैं समाप्त करता हूं, संविधान की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? अरे इस देश की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। साथियों, आपके जोश के लिए, आपके जज्बे के लिए, आपके धैर्य के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे जी और राहुल जी की ओर से। मैं अब अनुरोध करूंगा, तेलंगाना में जब कांग्रेस पार्टी ने एक नया इतिहास रचा तो एक नौजवान के हाथों में तेलंगाना प्रदेश की कमान आई। तेलंगाना के युवा मुख्यमंत्री हमारे साथी रेवंत रेड्डी जी से कि वो आए और अपनी बात कहें। जय कांग्रेस। मोदी तक पहुंचना है आपके आवाज, नींद से उड़ना है। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। अपने नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, मंच पे बैठे हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, देश कोने कोने से आए हुए कांग्रेस परिवार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब संविधान बनाए तब बहुत कुछ चर्चा हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए तब आरएसएस, गोलवालकर उनके परिवार ने ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए मना किया। मगर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गरीब लोगों को वोट देकर इस देश में जो भी सरकार बनेगी, गरीब लोग वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक मौका दिए। मगर आरएसएस गोलवालकर के सोच और विचारधारा लेके इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर
इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवाल करके जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को हम लोग मजबूत करना है। इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। तेलंगाना की तरफ से हम लोग हाजिर हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? जिसने भी तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत शुक्रिया रेवंत जी। राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं और बहुत जल्द कांग्रेस अध्यक्ष भी आपके बीच में होंगे। एक नारा लगाइए। एक नौजवान को इस अंतराल में मैं अनुरोध करूंगा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को, कि वो आए और अपनी बात कहें। एक नारा पहले जोर से लगा दीजिए, कांग्रेस पार्टी। एक और बता दीजिए, संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के कौन चलेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? राजा अमरिंदर सिंह जी। सम्मानित मंच, बहुत ही आदरणीय नेता, मेरे नेता और इस देश के हर उस व्यक्ति के नेता जो आज की दौर में संघर्ष कर रहा है और लड़ रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तमाम मेरे से वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने आज देश के लोगों की और इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने आए हुए देश के कोने कोने से मेरे भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, मैं केवल 1-2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित हैं। किसी ने लिखा है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ डरे रह जाएंगे। आदरणीय खड़गे साहब और श्रीमती सोनिया गांधी जी आए हैं। मैं नारा लगाऊं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ डरे रह जाएंगे। आंधी राहुल गांधी की आएगी पर खच्चे उठ जाएंगे, फिर तू ना बख्शा जाएगा। वोट चोरी वालों, फिर तू ना बख्शा जाएगा, ना होगी कोई फरियाद तेरी। राहुल गांधी सत्ता का साथी नहीं है, राहुल जी संघर्ष के साथी हैं। आप लूट लो चुनाव, जितना लूटना है लूटो, लेकिन जब तक राहुल गांधी हैं, जब तक राहुल गांधी के शरीर में जान है,
इस देश को लूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी हर जगह पर खड़े मिलेंगे जहां इस देश के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करा साहब से कि वो आएं और अपनी बात कहें। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। मोहतरम जनाब खड़गे साहब, मोहतरमा सोनिया गांधी जी, मोहतरम राहुल गांधी जी, मोहतरमा प्रियंका गांधी जी और श्री वेणुगोपाल जी, आज का ये तारीखी दिन गवाह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई जो गारंटीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाले थे, लिखने वाले थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दिए थे, उसकी जो धज्जियां उड़ा के जो हमारा एक राइट जो होता है जमहूरियत का, वो है सबसे सेक्रेड राइट, दैट इज राइट टू वोट। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैंड इन ग्लव करके हमारे इस राइट को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के राइट को जिस तरीके से वो स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, टेम्पलेट कर रहे हैं, आज न कि हमारा मुल्क अपने ही मुल्क में बदनाम हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। आज हम प्रण लेते हैं यहां से कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के हम हिंदुस्तानियों के हकूक को सलब करते हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम पूरे मुल्क में इसके खिलाफ लड़ेंगे और उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, जिसके वास्ते हमने कांग्रेस पार्टी और उसकी पूरी क़यादत को मजबूत करना है। शुक्रिया, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो समय आ गया जिसका आप सबको इंतजार था। मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी से, हमारे साथी मनीष शत्रथ जी से और दिल्ली के प्रभारी काजी साहब से कि वो आएं और तीनों नेताओं का स्वागत करें। और देवेंद्र जी, आप आकर हमारे सब नेताओं का दिल्ली के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में आदरणीय प्रियंका जी का भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। देवेंद्र जी आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से देश का ये संविधान माफी चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, माननीय न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी
केसी वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी तथा मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो हम सब की प्रेरणा स्रोत हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस वातावरण खराब होने के बावजूद भी आप इस महारैली में पधारे। आप सभी को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। दिल्ली और देश के कोने कोने से आए सभी भाइयों और बहनों को इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हार्दिक स्वागत है। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ साथ संविधान द्वारा दिए गए एक व्यक्ति एक वोट के मौलिक अधिकार को हमसे छीनने की साजिश की जा रही है। ऐसे हालात में लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए तथा आपके वोटों की चोरी के विरुद्ध तथ्यों के साथ प्रेस वार्ता करके निर्भीक होकर सच्चाई उजागर की है। अब मोदी सरकार पूरी तरह मौन और जवाबहीन हो गई है। वोट चोरी के विरोध में देश भर के लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का समर्थन करते हुए ये 5 करोड़ हस्ताक्षर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विशेषकर दलितों, पिछड़ों, हमारे देश के गरीब, मजदूरों, किसानों तथा सभी शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ रहे सच्चे न्याय योद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे आज संसद से सड़क तक हर गरीब, मजदूर, किसान और पीड़ित नागरिक की आवाज को पूरी प्रखरता के साथ बुलंद कर रहे हैं। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जो पार्टी के लिए जुटे हैं तथा आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्रित हुए हैं। देश के लोगों ने और पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं ने यह ठान लिया है कि जब तक वोट चोरी करके गद्दी पर बैठे इन वोट चोरों को सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं 3 बार बोलूंगा वोट चोर, आप बोलेंगे गद्दी छोड़। दोनों हाथ खड़ा करके बोल दीजिएगा प्लीज। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। शुक्रिया देवेंद्र भाई। और अब वो घड़ी आ गई, मैं बगैर किसी औपचारिकता के वो बुलंद आवाज जो संसद से बाहर तक हिंदुस्तान के कोने कोने गूंजती है तो मोदी सरकार की चूल्हे हिलती हैं। अनुरोध करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी से कि वो आएं और अपनी बात आपके समक्ष रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कांग्रेस के महासचिव, इंचार्ज सचिव, पीसीसी के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका इस सभा में आज बहुत बहुत स्वागत। और मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दिल्ली की हवा में आप सबका स्वागत। खास तौर से मेरे यूपी के जो भाई बहन हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपको बहुत बहुत स्वागत। कोहरे में आप आज सुबह सुबह ठंड में निकले, मैंने आपके वीडियो देखे, आपकी फोटो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है?
इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं। वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, चुनाव आयोग, ये सब जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है। और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज न्यायपालिका दबाव में है। सारी मीडिया, मेरे भाई बहन मीडिया के जो यहाँ खड़े हैं, बेचारे मजबूर हैं। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। आज संसद को देखिए, संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे।
आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई। बिहार में एसआईआर करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है। देखिए, हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूं आत्मविश्वास घट गया है। आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है। अपने आप में विश्वास घट गया है, क्योंकि जनता का विश्वास भाजपा से, इनकी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे हट चुका है। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हमारे लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है। 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े, ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है, हर मोर्चे पर। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे? कौन रो रहा था सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी बार बार कहे जा रहे थे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं डॉलर पे? निर्यात लगातार घट रहा है, आयात महंगा हो रहा है, विदेश नीति फेल हो गई है इनकी। हाथ पकड़ के चलते हैं ट्रंप जी के साथ, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ, लेकिन जब समय आता है तो देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता। यह है इनकी विदेश नीति। और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने 2 चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहां देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है,
बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है, और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। इसकी चर्चा होती है क्या सदन में? क्यों नहीं होती? आपकी बेरोजगारी की चर्चा होती है, महंगाई की चर्चा होती है, मेरी बहनें यहां खड़ी हैं, आपकी सुरक्षा की चर्चा होती है? न सदन में होगी, ना बड़ी बड़ी रैलियों में करेंगे ये लोग, ना आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि किस संघर्ष से आप गुजर रहे हो, कैसे जी रहे हो। क्योंकि हिम्मत नहीं रही, इनकी हिम्मत नहीं रही। जो था, जो बना था, जो 75 सालों से सबने संघर्ष करके बनाया था, वो सब तमाम बिगाड़ रखा है। तो मैं यहां लंबी बात नहीं करना चाहती, आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आपका ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज ये कोई नया मुद्दा निकालते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं, सच्चाई आप आज समझने लगे हैं, और वो सच्चाई आपकी सच्चाई है। आप जीते हैं उसे, ये आपका अधिकार है जो आस्ते आस्ते आपसे लिया जा रहा है। हमारी एक लंबी लड़ाई है, भारत माता की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। राहुल जी 8000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, देश भर में पहले पैदल चले, फिर यात्रा की इन्होंने किस लिए? न्याय के लिए, देश की एकता के लिए। हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी, इस उम्र में मैंने देखा है 47 डिग्री की गर्मी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ऐसे बड़े बड़े मंचों में पसीने से लथपथ, लेकिन झुकते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, चलते रहते हैं। ये है हमारी कांग्रेस की शक्ति। ये वही शक्ति है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हमें आजादी दिलाई। ये वही शक्ति है जो सच्चाई से पीछे कभी नहीं हटेगी। ये वही शक्ति है जो आप सबको यहां लाई है, आज आपको ये संघर्ष की शक्ति दी है कि इस माहौल में इस समय आप खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। ये देश की महान जनता है, और हम अपना दायित्व समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं कि हम आपके वोट की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें और आपके अधिकारों को मजबूत करें। इसलिए आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं ये कहने के लिए कि हम लड़ते रहेंगे, हम कभी नहीं झुकेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी शख्सियत को, वो जो कभी थकते नहीं, जैसा प्रियंका जी ने कहा, वो जो कभी रुकते नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब जब गरीब पर जहां जहां हमला होगा तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज जरूर गूंजेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने ये कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी,
काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, CWC के मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, CLP लीडर्स, MPs, MLAs, DCC प्रेसिडेंट्स, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, देशवासियों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में मुझे बताया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मेरा भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया, भाषण का प्लान। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है? ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ
मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए, ये देखिए हरियाणा से आए हैं, इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। और ये भाइयों और बहनों, ये 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये जो सारे के सारे कागज के ढेर हैं, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये कहां से आए? ये देश की जनता से आए। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं
कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई, महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लाखों वोट ऐड हो जाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। मगर शायद टाइम लगे, देखिए शायद टाइम लगे, मगर हिंदुस्तान में सत्य की जीत होने वाली है। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलते हैं और सत्य से आपको निकालेंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं है। सबसे पहले ये इस संविधान पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। इस संविधान में लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। और वोट चोरी करके ये सरकार चलाते हैं। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। ये सच्चाई है। भाइयों और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस की विचारधारा, जो मोहन भगवत जी ने कहा, जो सत्य के खिलाफ है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। और दूसरी हमारी विचारधारा, आपकी डीएनए, आपके खून की विचारधारा, सत्य की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा। और आप बिना डरे, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। भाई और बहनों, आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आएं और अपना आशीर्वचन हमें दें। आदरणीय खड़गे साहब। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम के चाहते यूपीए चेयरपर्सन
सोनिया गांधी जी, हमारे लोकसभा के नेता जोश के साथ अभी राहुल गांधी जी ने अपने विचार आपके सामने रखे और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, अजय माखन जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और युवा मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ आपके सामने बहुत से मुद्दे नहीं रखना चाहता। सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सब का काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरुजी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ? अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है, तो इन गद्दारों को हटाओ। उसके लिए ही राहुल गांधी जी ने 600-800 किलोमीटर उन्होंने चला। और ये सब बीजेपी में नेता लोग हैं,
वो सब नाटक करने वाले हैं, ड्रामेबाजी के लोग हैं। वो कभी चले नहीं, कहीं गरीबों से मिले नहीं, सिर्फ अपना प्रचार करते फिर रहे, हर बात को प्रचार। और अब हमारे को परसों कुछ उनके बीजेपी के लोग एक सवाल उठाए थे। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के बाद राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं। अरे जब पार्लियामेंट चलती है, जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी जी बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते। पार्लियामेंट में बैठकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। जो कुछ राहुल जी पूछते हैं, जो कुछ प्रियंका जी ने परसों पूछा, उसका एक सवाल भी, एक जवाब भी उस सवाल का नहीं आया। वंदे मातरम पे देश के लोगों को गुमराह करने का, खुद वोट चोरी करके आके वहां पर गद्दी पे बैठे हैं। इन गद्दारों को हटाना होगा। आप हटाएंगे, हटाएंगे तो हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हम, सोनिया गांधी जी और इस मंच पे कितने लोग यहाँ बैठे हुए, वो सब आपके साथ हैं। और ये सभी लोग बीजेपी के विचारधारा को, आरएसएस के विचारधारा को खत्म करने का एक उन्होंने शपथ ली है और आपको भी उस शपथ के तहत चलना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ये जो विष की बीज बो रही है, ये बहुत खतरनाक है, खास करके गरीबों के लिए। मैं किसी जात पात की बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल लोग हो, किसी जात के लोग। अगर गरीब के हाथ में जो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर ये जो आपको हक दिया, संविधान दिया और वोट डालने का अधिकार दिया, अगर ये वोट डालने का अधिकार ही चले गया, आप क्या करेंगे? यहाँ अमीर गरीब का झगड़ा है, लेकिन ये लोग वो तो छोड़ दिए, वो तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते नहीं और अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाया। तो इसीलिए भाइयों, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आपको मजबूत बनना होगा, हर गांव-गांव जाना होगा, हर गांव-गांव जाके आप अपनी बात बताना होगा। मैं परसों, मुझे याद आ रहा है, मैं परसों अपने घर में बैठा था। उस वक्त राहुल जी ने पूछा कि आप बेंगलोर जा रहे हो? मैं बोला हाँ। फिर उसके बाद में फिर थोड़े मिनट में बोला ना। तो वो बोले क्यों? मैंने कहा कि एक वोट चोरी रैली निकल रही है, बड़े बड़े सभी कन्याकुमारी से कश्मीर लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक आ रहे हैं, इनको छोड़ के जाना मुश्किल है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो इतना बड़ा इंसान है, मैं तारीफ उनकी करने के लिए यहाँ नहीं ठहरा, लेकिन हमेशा कंपैशन और गरीबों के बारे में सोचने वाले वो व्यक्ति है। तो मैं थोड़ा देर चुप बैठा और मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की,
मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया। घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हूं, और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए। डरो मत, कुछ भी आने दो। चंद लोग ऐसे होते हैं, कुछ ईडी का आया मैं क्या करूं, कुछ सीबीआई का आया मैं क्या करूं। और अरे इतने छोटी सी चीज को अगर आप डरते हो तो आप जान देने की बात करते हो कभी कभी पार्टी के लिए। तो मैं बोलूंगा कि ये बात आपसे मन से निकालो, धैर्य रखो, सोच से कदम उठाओ, हम सब मिलके काम करेंगे, ये मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया, और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहता हूं, सभी लोग मिलकर काम करेंगे, और मैं 2 स्लोगन कहूंगा, आपको कहना होगा। वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम भी हमारा चोरी करके वो लोग अब कर रहे हैं। तो इसलिए इन चोरों के ऊपर आप भरोसा मत करो, हम आपके साथ हैं, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब। और मैं दरख्वास्त करूंगा आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्य गणों को, कि ये 5 करोड़ दस्तखत हिंदुस्तानियों के जो गवाह हैं वोट चोरी के, वो यहां आए और एक बार सब कांग्रेस जन आकर इनका अवलोकन करें, और एक नारा आप सब मेरे साथ लगाएंगे, जो मंच पर नेता विराजमान हैं वो भी, और जो सामने हमारे साथी हैं वो भी।
वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कांग्रेस पार्टी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। It was a huge challenge to pick from office and bring. Now I have to take them back also. गाड़ी अंदर ही लगा दी सबकी।